हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी की कक्षा दूंगा। आज की इंग्लिश की क्लास कक्षा 9, 10, 11, 12 इनके लिए। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 हर क्लास के बच्चों के लिए सिर दर्द होगा, उसको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँगा। और आप सभी लोग बिना एक भी स्टेप मिस किए हुए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन, इसको हम हिंदी में कथन भी कहते हैं, वो कैसे किया जाता है। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया जाता है। ये वीडियो मेरा 2-3 पार्ट में आने वाला है, अतः आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे के सभी वीडियो को देखिए और पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को अर्थात पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर को पूरे ढंग से समझिए। और उन सभी लोगों से जो ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल का बटन सेलेक्ट करके समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन को अपने लिए ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नरेशन बताऊंगा। नरेशन होता क्या है? नरेशन होता है किसी भी बात को कहना, कथन। नरेशन का अर्थ होता है कथन, और इस कथन को कहने के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कथन, एक होता है अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन वो होते हैं जैसे वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों सामने वाले के साथ जाके कह देना, वो हमारा होता है प्रत्यक्ष कथन। वक्ता की बात को वैसे का वैसा ही उसी की भाषा में दूसरे को बताना, ये प्रत्यक्ष कथन होता है। और अप्रत्यक्ष कथन वो होता है जिसमें वक्ता की कही गई बात को अपने अनुसार परिवर्तित करके किसी तीसरे से के कहना, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। इंग्लिश में यही अप्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। डायरेक्ट स्पीच इसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ये हमेशा से छात्रों के लिए सिरदर्द रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाए, इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे डायरेक्ट में बदला जाए। ये हमारे लिए ये आप लोगों के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होती क्या है? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही कहा जाता है, तो उसके द्वारा, जैसे कि पहले व्यक्ति द्वारा बात कही गई है, तो इस प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच का एक नियम है जिसमें कि आपको सेंटेंस के शुरुआत में कैपिटल लेटर जो लगता है पंक्चुएशन के अनुसार, वो तो लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद जब सेंटेंस में कथन की बात आएगी, यानी मुख्य कथन की बात आएगी, तो उस कथन को हमेशा इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, और इन्वर्टेड कामा में शुरू होने वाला सेंटेंस भी कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। जैसे राजू सेड I am going to market। ये सेंटेंस हमें इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। इसमें देखिए सेंटेंस की शुरुआत भी कैपिटल लेटर से की गई है, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा में ही शुरू होने वाला सेंटेंस भी कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। चलिए यहाँ पे आगे एक एग्जाम्पल और है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे Ravina said to
हेमा। You have been suffering from fever since last night। ये देखिए यहाँ पे रवीना और ये यू। यू का कैपिटल पहला वर्ड लेटर भी कैपिटल लेटर से ही शुरू किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में जब भी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कोई भी वाक्य लिखा जाता है वो हमें कैपिटल लेटर से शुरू करना रहता है। अब डायरेक्ट सेंटेंस के कुछ पार्ट्स, डायरेक्ट सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को समझने के लिए आपको अगली स्लाइड की तरफ ले चलते हैं। अब इस एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे लिखा है रोजा सेड टू मी सुमन वाज बिजी। ये सेंटेंस हमें दिखा रहा है कि एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसके अनुसार इनको आगे परिवर्तित किया जाएगा, जिसके अनुसार इनको बताएंगे। जैसे पहला पार्ट होता है रोजा, ये बोलने वाला है, में रोजा जो है बात को कहने वाली है, तो बात कहने वाला इसमें रिपोर्टर कहा जाता है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टर। उसके बाद जो वर्ब यूज हुई है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद जिससे कही जा रही है बात को, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और जो बात कही गई है, मुख्य बात जो कही गई है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये सारी चीजें इसमें इनके पार्ट्स होते हैं। अब इन पार्ट्स को अनुसार, इन पार्ट्स को ही हम नाम लेके, इन पार्ट्स को आप ध्यान से देख लीजिए। आगे चल के इन्हीं पार्ट्स के नाम के साथ हम आपको इनडायरेक्ट में बदलना बताएंगे। तब तक आप लोग इसे बहुत ठीक से, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब, को चेंज करना रहता है। सबसे पहले में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब से या से या विल से या शैल से या सेड, तो इसको हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसे उसमें प्रयुक्त होने वाले रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरीके से परिवर्तित किया जाता है। अब कैसे परिवर्तित किया जाता है ये चीज मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाएगा। अभी उसमें बताया नहीं था कि रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज की जाती है। रिपोर्टिंग आपको ऑब्जेक्ट मिलने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार से चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिलने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब से टू हो जाती है, इसे हम कैरी करते हैं। अगर शेष टू होती है तो इसे हम टेल्स लिखते हैं। सेड टू होती है तो इसे हम टोल्ड लिखते हैं। ठीक, अब आगे अगला परिवर्तन इनडायरेक्ट बनाते समय इनवर्टेड कॉमा अर्थात ये वाले कॉमा जिसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखी होती है को हटा देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किया जाता है। जैसे रीना says महिमा is a good girl। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम अभी बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और ये खाली शेष लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको टेल्स में नहीं बदलते। यदि अब शेष को हम बदलते हैं तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, इसके साथ कंजक्शन दैट लगाते हैं और इसके बाद ये सेंटेंस हम पूरे का पूरा वैसे ही लिख देंगे। महिमा इज ए गुड गर्ल। ठीक, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपनी मुख्य टॉपिक की ओर, जो कि हमारा शुरू से था इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट को चेंज करना। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है वो अब आप यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट बदलते समय जो रूल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको इनडायरेक्ट कैसे हम बदल लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस हमने लिख रखा है, सेंटेंस को छोड़ते हैं कि लिखते हैं इसमें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमें मिल रही है वो से है, सेज है, विल या शैल लगा के से है, या हैज सेड। तो रिपोर्टेड स्पीच
में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को वैसे का वैसा ही रहने देते हैं। केवल हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आवश्यक है तो परिवर्तन करके बाकी सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे रूहानी से सेज टू यू, रूही was playing in the field। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? रूहानी अब सेज टू है, सेज टू को क्या बताया था? टेल्स में बदलेगा, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे टेल्स यू, रूहानी टेल्स यू, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और इस जगह हमने कंजक्शन दैट का प्रयोग किया, दैट। अब इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेज टू मिल रहा है। अभी बताया जब सेज अगर हो तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज मिल रही है या यानी कि प्रेजेंट टेंस में है और सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में होगी। रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों उठा के वैसे का वैसा ही लिख देना। तो दैट लगाने के बाद ये हमारा हो जाएगा रूही वाज प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे की स्लाइड में आगे बताते हैं। चलिए हम आगे की स्लाइड, पीछे की स्लाइड में जो अभी आपको नियम बताया है उस नियम को जो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समीर विल से गोपाल हैज डन इट। तो यहाँ पे विल से है, ये फ्यूचर टेंस में है और इसको हम लिखेंगे समीर विल से दैट, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ केवल दैट का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो गोपाल हैज डन इट, ठीक। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई से योगेश विल गो टू कानपुर, ठीक। इसको हम क्या करेंगे? ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ लिखेंगे आई से दैट योगेश विल गो टू कब, ठीक। आशा है ये वाला नियम आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कब हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना है और कैसे करना है। तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए और मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए बताते हैं आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करना हो तो वो कब करना होगा, कैसे करना होगा। तो देखिए ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन मैं बताने जा रहा हूँ वही किए जाएंगे। यदि आप लोग इन परिवर्तनों को ठीक से देख के याद कर लेंगे तो केवल आप रिपोर्टेड स्पीच में इतने ही परिवर्तन करेंगे और आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट बन जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि जितना परिवर्तन मैं बता रहा हूँ बस रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में मिलने पर रिपोर्टेड स्पीच में बस उतने ही परिवर्तन आपको करने रहेंगे, उससे अधिक परिवर्तन ना कीजिएगा। केवल उतना ही परिवर्तन करने से आपका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में परफेक्ट रूप से बन जाएगा। चलिए देखते क्या क्या वो चेंजेस हैं। चलिए इसके लिए हम 2 कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम हमारा डायरेक्ट स्पीच में और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, यदि डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या उसके साथ एस या ई एस को एडिशन मिलता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म में कर देंगे। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। यदि डायरेक्ट स्पीच में हमें डू या डस मिलता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ब की फॉर्म हमें इस लाइन में नहीं चेंज करनी है। डू या डस मिल रहा है जो मैं लिख रहा हूँ और जितना चेंज करने के लिए इस तरह बता रहे हैं बस उतना ही आप लोगों को चेंज करना है। तो डू या डस मिल रहा है तो इसको हम चेंज करके डिड बना देंगे। ठीक, अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें इज मिल रहा है, एम मिल रहा है या आर मिल रहा है तो इसको हम लोग चेंज करके वाज या वर कर चेंज कर देंगे। ठीक, केवल आपको इतना ही करना है, इससे अधिक नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में मुझे हम लोगों को हैज या हैव मिल जाता है तो इसे हम लोग चेंज करके हैड कर देंगे। ठीक, अब अगर सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन मिलता है तो इसे हम लोग चेंज करके हैड बीन कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, यानी यहाँ फर्स्ट मिली तो सेकंड बनाया था, सेकंड मिलेगी तो हम क्या करेंगे, सेकंड मिलने पर हम लोग लगाएंगे हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ओके, इसी तरह अगर हम लोगों को डिड और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो इसे हम आगे बढ़ के हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक, अगर हमको वाज या वर मिलता है तो इसे हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। ठीक, इसे हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। तो यदि हमें हैड मिलता है तो नो चेंज, इसको हमें नहीं चेंज करना। हैड बीन मिलता है तो नो चेंज। विल या शैल मिलता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम उसकी जगह पे कुड या शुड इसका प्रयोग करें। ठीक है, यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिलती है तो हम लोग इसी चार्ट के अनुसार अपनी चेंजिंग कर देंगे टेंस में और सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में परफेक्ट रूप से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड में आपको कुछ और चेंजेस बताते हैं। संभवतः आपको पिछली स्लाइड में विल या शैल का चेंजेस ना दिख पाया हो क्योंकि उसे लिखते समय वो कैमरे की रेंज से बाहर हो गया था, इसीलिए हम आपको फिर से उसे लिखे दे रहे हैं। विल या शैल होगा तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार वुड या शुड में बदल देंगे। कैन अगर मिलता है हमें तो इसे हम कुड में बदल देंगे। में मिलता है
तो इसे हम माइट में बदल देंगे। माइट मिलता है तो इसको हम नो चेंज, इसकी कैटेगरी नहीं चेंज करेंगे। ऑट मिलता है, ऑट को, तो इसे हम नो चेंज की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक, ये आपके वो परिवर्तन है जो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय कर देने हैं और आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में रेडी हो जाएगा। इस स्लाइड को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद आगे की स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल से हम आप इस नियम को समझाने की कोशिश करते हैं। जो नियम अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा, जो चेंजेस आपको करने के लिए मैंने बताए हैं, उन्हीं चेंजेस को हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ करके दिखाते हैं आपको, जिससे कि आप लोग ठीक से क्लियर हो जाए कि इन चेंजेस को करना कैसे है और ये चेंजेस होंगे कैसे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आई सेड टू हिम, हितेश प्लेज बैट। ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड मिल रही है, अर्थात पास्ट टेंस में। अब इस पास्ट टेंस में होने के कारण अब इसके पहले आपको मैंने बता रखा है अभी कि इसमें सेड टू को क्या बना देंगे, टोल्ड। आई टोल्ड हिम दैट, तो दैट का कंजक्शन है वो तो यूज होगा ही होगा। अब हितेश, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और अभी मैंने क्या बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एस मिल जाए तो इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हितेश प्लेड बैट। ठीक, तो उतना ही परिवर्तन करना है जितना मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया है। अब आगे देखते हैं। जैसे राजेश said to Seema was going to market। ठीक, अब इसको हमें इनडायरेक्ट बदलना है। यहाँ पे आ जाएगा राजेश टोल्ड यू, राजेश टोल्ड यू, सेड टू को टोल्ड में बदल लिया। और उसके बाद अब हम लगाते हैं दैट और सीमा। अब वाच को हमने किस में बताया है बदलने के लिए, तो ध्यान से देखिए और सोचिए, बताइए क्या बताया है। हैड बीन, तो हम इसको हैड बीन में बदल देंगे और उसके बाद बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही बिना चेंजिंग किए हुए गोइंग टू। अब इसमें हम एक और लेते हैं। वी सेड, वी सेड students have completed their work। ठीक, इसको चेंज करते हैं। We said that स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए क्योंकि इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस की तरह हो जाता है, इसलिए यहाँ जो कैपिटल लेटर में अगर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो उसको हम नॉर्मल स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी प्रॉपर नाउन मिला था, यहाँ भी प्रॉपर नाउन मिला था, अतः इस जगह पे भी इस जगह में हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं था, ये कलेक्टिव नाउन था, अतः हमने इसको यहाँ पे स्मॉल लेटर में यूज किया है।
तो इस बात पर ध्यान देंगे। और यहाँ क्या बताया था, हैड को किसमें चेंज करने के लिए बताया था, हैड में। तो स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक, आई बात समझ में? वो क्यों? पिछला नियम जो अभी हमने आपको बताया है वो इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपको रिजॉल्व करूँगा। आगे कुछ चेंजेस और हैं, इसे आप नोट कीजिए, तब मैं उसे बताता हूँ। आगे एक नियम ऐसा भी है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में मिलने के पश्चात भी उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। वो नियम ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात जो बात हमेशा सत्य हो वो बताई जा रही हो। ऐसी क्या बात है जो हमेशा सत्य है? जैसे सूर्य एक है, अंतरिक्ष अनंत है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, प्रकृति में पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। हैबिट, किसी की हैबिट बताई जा रही है, अर्थात जैसे एक बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ये सारी उन कुत्तों की बिल्लियों की आदतें या फिर किसी की भी आदत अगर बताई जाती है, हैबिट्स बताई जाती है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अर्थात ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच ऐसी किसी बात का उल्लेख होता है, रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी किसी तथ्य का उल्लेख किया जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे का उल्लेख हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड, द सन rises in the east, rises in the east। तो सनराइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूरब में उगता है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें। जैसे द टीचर सेड दैट द सन rises in the east। ठीक, अगला नियम है जब रिपोर्टिंग वर्ब, अगला नियम एक और ऐसा भी है जिसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है लेकिन उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। वो नियम है जैसे जब पास्ट टेंस में कोई दो कार्य एक साथ होते हैं, कोई दो कार्य एक साथ हो रहे हों,
तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे he said to me when I was going to my bed. My father knocked at the door. My father knocked at the door. At the door. ये सर देखिए आपको दो बार आ रही है। जैसे जब मैं बिस्तर से सोने यानी कि जब मैं बिस्तर में जा रहा था अर्थात जब मैं लेटने जा रहा था तब पिताजी ने दरवाज़ा खटखटाया। यानी पास्ट टेंस में दो कार्य एक साथ हैं। तो इन दोनों कार्यों को जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है होता है। जैसे he said he told me that when he was going to his bed, his father knocked at the door. ये देखिए ये बन गया इनडायरेक्ट मार्क। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ आई था हमने ही किया, माई था दिस किया, माई था दिस किया। ये सारे चेंजेस देख के आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अगली स्लाइड में आपको मैं टेंस परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे ये किस प्रकार से और कैसे चेंज किया जाता है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए। होप यू आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आज का वीडियो ये था कक्षा 9, 10, 11, 12 इनके लिए सबसे मुश्किल टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको आज हमने यहाँ पे आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये अभी पार्ट 1 था। इसके साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनको हम अगले पार्ट्स में अगले वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। और टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।